गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा मुर्मुतिया, योर बायोलॉजी टीचर। हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने प्लांट रिप्रोडक्शन या पौधों में जनन के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं मनुष्य में जनन की विधियां, या मनुष्य में जनन कैसे होता है, या मनुष्य का जनन तंत्र जो होता है वो किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। तो आज हम मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, पर उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। ये जो टॉपिक है एक्चुअली सबसे पहले अगर हमें मनुष्य के जनन तंत्र को अगर जानना है तो हमें कशेरुकियों का जनन तंत्र के भागों को पढ़ना पड़ेगा। जनन तंत्र का मतलब क्या होता है? जनन तंत्र का मतलब ये होता है कि जनन तंत्र या जनन में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जनन में जो अंग भाग लेते हैं, जनन की प्रक्रिया में जो अंग भाग लेते हैं वो पूरे भागों को एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? जनन तंत्र बनाते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जनन तंत्र जो होता है वो सुविकसित होता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है जिसमें बच्चे देने की क्षमता होती है ना। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं, इसीलिए मनुष्य को विविपेरस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, बच्चे को जन्म देता है। तो मनुष्य में अगर देखा जाए तो बच्चे निषेचन से लेकर बच्चे के जन्म तक की जो प्रक्रिया होती है वो बिना जनन तंत्र के संभव नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करनी होती है, तो इसीलिए जनन जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिस प्रकार मनुष्य में वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, अन्य प्रक्रियाएं उसमें होती है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो उसमें नेचुरली होती है, प्राकृतिक तौर पर होती है। तो जनन भी उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे कि वो अपनी पीढ़ी का एकांतरण बनाए रखता है। पीढ़ी का एकांतरण मतलब कि अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देता है, फिर आगे जाकर वो इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से पीढ़ी का क्या होता है, एकांतरण बना रहता है। दूसरा ये कि अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सभी कशेरुकी जो जीव होते हैं सभी जनन करते हैं। अब कशेरुकी जीव क्या होते हैं? कशेरुकी जीव का मतलब ये होता है ऐसे सभी जीव जिनमें की रीढ़ की हड्डी या कशेरु का दंड जो होता है वो उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कशेरुकी प्राणी। आपने 11th में पढ़ा होगा कि जीव जो होते हैं वो अकशेरुकी और कशेरुकियों में बटे होते हैं। अकशेरुकी जो जीव होते हैं वो सभी अलैंगिक विधि या फिर कायिक विधि द्वारा जनन करते हैं। कायिक विधि में भी अलग अलग विधियां होती है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। पर जितने भी कशेरुकी जीव होते हैं, ये मैं कैटेगरी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको नाम से स्पष्ट हो जाए कि किन में जनन किसके द्वारा होता है, किन जीवों में जनन की विधियां क्या होती है ना। अब कशेरुकी जीवों की जब हम बात करते हैं तो कशेरुकी जीव जो आपने पढ़े तो उनमें क्या होता है, उन सभी जीवों में जितने भी जीव आते हैं, है ना, उन सभी में जितने भी जीव आते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। पर कुछ ऐसे जीव हैं जो अंडे भी देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम पढ़ते हैं कि कशेरुकी जीव, तो कशेरुकी जीव कहाँ से शुरू होते हैं? मछलियों से शुरू होते हैं। मछलियों से ये शुरू होते हैं और मनुष्य तक ये जाते हैं। तो मछली पहले आती है फिशेस, फिर उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस, फिर रेप्टिलियंस, फिर एविज और फिर मैमल। कहने का मतलब सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले आती है मछलियाँ, फिर उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस या उभयचरी जंतु, फिर उसके बाद आते हैं सरीसृप, फिर पक्षी, और फिर उसके बाद आता है मनुष्य, मैमल्स या फिर स्तनधारी। तो पहले की अगर हम बात करें तो मछलियाँ दोनों प्रकार की होती है, जो अंडे भी देती है और बच्चे भी देती है। तो वो जिनमें अंडे और बच्चे देने की क्षमता होती है उनमें क्या होता है, कुछ फिशेस ऐसी होती है जिनमें कि पहले वो अंडे देती है और फिर उनके बच्चे का विकास अंडे के अंदर होता है। एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियन में से भी जैसे फ्रॉग है, या फिर हम ले लेते हैं मेंढक। फ्रॉग मतलब मेंढक। तो मेंढक जो होता है वो पहले अंडे देता है, उसके अंडों का निषेचन कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है ना। जो मेल फ्रॉग होता है वो क्या करता है? उनको निषेचित करता है। तो इस तरह से उनमें भ्रूण का विकास जो होता है वो कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। फिर हम बात करते हैं सरीसृप या रेप्टिलियंस की। ये मैं आपको रिमाइंड इसलिए करवाती हूँ क्योंकि आपको जो विकास की एक प्रक्रिया है वो आपको पता चल जाए। थर्ड नंबर पर आते हैं सरीसृप। तो सरीसृपों में क्या होता है? सरीसृप जितने भी जीव होते हैं उनमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे देते हैं।
अब सरीसृप में कौन आ गया, जैसे सांप, सांप की कुछ प्रजातियां जो होती है वो अंडे देती है, जैसे कछुआ, कछुआ भी अंडे देता है, पर कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो बच्चे को जन्म देती है। तो उनमें भी एक गर्भधारण की मतलब निषेचन से लेकर बच्चे होने तक की एक कंप्लीट प्रोसेस चलती है ना। ये विकास की प्रक्रिया होती है जिसमें भ्रूण पूरी तरह से विकसित होता है। फिर आते हैं हम पक्षी, पक्षी वर्ग में अधिकांश या फिर ऐसा कहें सभी पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद उनमें जो भ्रूण का विकास होता है वो कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है। अब आते हैं हम मेमल्स पर। मेमल्स का मतलब ये होता है ऐसे जीव जो कि स्तनधारी होते हैं, मेमरी ग्लैंड मतलब कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ऐसे सभी जीव जो होते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, स्तनधारी या मेमल की श्रेणी में आते हैं। मेमल की श्रेणी में वो जीव भी आते हैं जिनके कि 2 हाथ 2 पैर रहते हैं और जिनके संपूर्ण शरीर पर बाल होते हैं। तो इस तरह से देखें तो हम इस तरह से जो मैमल्स होते हैं, तो मैमल्स में क्या होता है, वो अपने बच्चे को जन्म देते हो, चाहे वो शेर हो, चीता हो, भालू हो, बकरी हो, ये सभी जीव किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चे को जन्म देने के लिए कुछ विशेष अंग या विशेष परिस्थितियां होती है। तो ये कहाँ से शुरू होती है, ये इसके लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में जिसको कि हम जनन तंत्र कहते हैं। तो अगर हम कशेरुकी की बात करें तो कशेरुकियों में जो जनन तंत्र होता है वो अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है ना। अभी हम कशेरुकी की बात कर रहे हैं, मनुष्य या नर या मादा की बात नहीं कर रहे हैं, या मेल या फीमेल जनन तंत्र की बात नहीं कर रहे, कशेरुकी की बात कर रहे हैं। कशेरुकी में सभी जानवर आ जाते हैं, सभी मनुष्य भी उसमें सम्मिलित है, ठीक है। सबसे पहले उनमें क्या होते हैं, जननद होते हैं। जननद मतलब कि जिनके द्वारा जनन किया जाता है, जिनको कि गोनेड्स बोला जाता है। दूसरा आता है वाहिनियां, वाहिनियां मतलब डक्ट होती है जिनके द्वारा शुक्राणु का स्त्रावण किया जाता है या अंडाणु का स्त्रावण किया जाता है। विशिष्ट अंग होते हैं, कुछ विशिष्ट अंग और भी पाए जाते हैं। जनन अंगों के अलावा इनके सहायक अंग भी उपस्थित होते हैं, कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं। विशिष्ट अंगों का मतलब ये होता है कि ये अंग जो होते हैं सहायक होते हैं जनन करने के लिए। दूसरा सहायक ग्रंथियां होती है, ये ग्रंथियां जो होती है हार्मोन का स्रावण करती है जिससे कि जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर आते हैं संचयन अंग, इसमें स्टोरेज ऑर्गन्स भी होते हैं। तो ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप नाम के तौर पर याद रखें, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको जो पढ़ना है वो नर और मादा जनन तंत्र पढ़ना है, ठीक है। तो कशेरुकियों में ये सब चीजें होती है, पर पर्टिकुलर अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो आपको सभी को पता है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें नर एवं मादा जो होते हैं वो सुविकसित होते हैं। नर में सुविकसित अंग पाए जाते हैं, उसका पूरा तंत्र जो होता है, पूरा सिस्टम जो होता है वो सुविकसित होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। चाहे वो जनन तंत्र हो, क्योंकि हम जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, चाहे वो उत्सर्जी तंत्र हो, चाहे वो संवहनीय तंत्र हो, है ना। तो जितने भी तंत्र होते हैं मनुष्य में वो संपूर्णतः विकसित होते हैं, है ना, क्योंकि वो सबसे टॉप लेवल पर है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने पहले पढ़े हैं उन सबसे वो टॉप लेवल पर आता है, सबसे ऊपरी स्तर पर आता है, क्योंकि सारी चीजें उसमें क्या होती है, सुविकसित होती है। जब हम मनुष्य के जनन तंत्र की बात करते हैं तो मनुष्य जो होता है उसमें नर एवं मादा, मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दोनों में अलग अलग होने के कारण दोनों के जो जनन तंत्र होते हैं उनमें परिवर्तन पाया जाता है। मुख्यतः सभी अंग समान होते हैं पर इन अंगों में विभिन्नता पाई जाती है ना। इसी के आधार पर जैसे बच्चे का अगर जन्म होता है तो बच्चा जब भ्रूण अवस्था में होता है तो भ्रूण अवस्था में ही ये डिसाइड होता है कि वो नर है या मादा है। तो उस समय उसके गुणसूत्र जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं। तो नर एवं मादा का जनन तंत्र भी जो होता है वो अलग अलग होता है। इस जनन तंत्र के जो भाग होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो अगर हम नर जनन तंत्र की बात करते हैं तो नर जनन तंत्र में ये विशिष्ट भाग होते हैं जिसमें वृषण होते हैं, जिसको टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस थैली के समान संरचना होती है जो मनुष्य में नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि शुक्राणु जो होते हैं उनका निर्माण यहीं पर ही होता है। अब शुक्राणु क्या होते हैं, जिस तरह से आपने पेड़ पौधों में जनन की प्रक्रिया पढ़ी है, अगर आपने पहले की वीडियो अच्छे से देखी है तो ही, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसीलिए पढ़ाती हूँ। जब तक आपको पहले का नॉलेज नहीं होगा, पहले की वीडियो अगर आपने अच्छे से नहीं देखी होगी तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। जिस तरह से पौधों में हमने पढ़ा था कि पौधों में जो जनन अंग
होता है, मुख्य जनन अंग होता है वो पुष्प होता है। पुष्प में दोनों चीजें होती है, नर जनन अंग भी होता है और मादा जनन अंग भी होता है। उसमें भी माइक्रोस्पोर बनते हैं और मेगास्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर को हम कहते हैं नर जनन या नर गैमेट बोलते हैं, या नर युग्मक बोला जाता है, और मेगा स्पोर को मादा युग्मक बोला जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखें, उसी में मैं आपको बताती हूँ। अब नर एवं मादा क्या करते हैं? अपने अपने युग्मक बनाते हैं। इन दोनों युग्मकों के बीच क्या होती है? परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया के बाद किसका निर्माण होता है? परागण की क्रिया के बाद निर्माण होता है संयुग्मन की क्रिया होती है। संयुग्मन की क्रिया के बाद फिर क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के निर्माण के बाद बीज और फिर फल का निर्माण होता है। तो इस तरह से संपूर्ण प्रक्रिया चलती रहती है। मनुष्य में भी ऐसा ही होता है, इसलिए हम पहले पेड़ पौधों को पढ़ते हैं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। मनुष्य में भी ऐसा होता है। मनुष्य में भी जनन तंत्र अलग अलग है। नर के जनन तंत्र अलग होते हैं और मादा के जनन तंत्र अलग अलग होते हैं। ये दोनों ही अपने अपने युग्मक बनाते हैं। नर जो होता है वो अपने युग्मक के रूप में शुक्राणु का निर्माण करता है। मादा जो होती है अपने युग्मक के रूप में अंडाणु का निर्माण करती है। पर यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है वो आंतरिक होता है। वो होता है मादा या फिर स्त्री शरीर के अंदर। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में शुक्राणु जो होते हैं वो अंडाणु से फ्यूज होते हैं, संयुग्मित होते हैं। उसके बाद फिर उस जब न्यूक्लियस, जब केंद्रक इनके समान हो जाते हैं या संयुग्मित हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनमें क्या होता है? विभाजन शुरू होता है। और विभाजन के फलस्वरूप फिर क्या होगा? जब इनमें विभाजन होगा तो विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण ही आगे विकसित होकर बच्चे को बनाता है या पूरा बच्चा उससे बनता है, चाइल्ड उससे फॉर्म होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक प्रक्रिया के माध्यम से ये संपन्न होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ये प्रक्रिया हो जाती, नहीं, ये भी एक कंप्लीट एक प्रक्रिया होती है। स्टेप बाय स्टेप ही ये संपन्न होती है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि नर जनन तंत्र के, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि नर जनन तंत्र में के कौन कौन से भाग होते हैं, केवल नाम लिखिए। तो नाम आपको पता होना चाहिए कि जो नर जनन तंत्र होता है उसमें टेस्टिस होती है। टेस्टिस जो होती है ये शुक्राणु निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वृषण के अंदर। फिर होती है इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस जो होती है वो नलिकाएं होती है जो कहाँ फैली होती है? वृषण के ऊपर या टेस्टिस के ऊपर, जिसका काम होता है वृषण के अंदर जो शुक्राणु निर्मित होते हैं उनको कलेक्ट करना, उनको लेना। फिर आता है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया जो होती है ये नलिकाएं होती है जहाँ पर शुक्राणु एकत्रित होते हैं। और फिर आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है ये एक तरह से मूत्र मार्ग होता है। तो जहाँ पर मनुष्य का नर जनन तंत्र होता है, जनन तंत्र के पास ही उसका मूत्र मार्ग भी होता है। मतलब वहीं से वो क्या करता है? यूरिन का सिक्रीशन करता है। फिर आता है पेनिस। जो बेलनाकार संरचना होती है मनुष्य में नर जनन तंत्र में, उसको पेनिस कहा जाता है, जिसका काम होता है शुक्राणु का स्खलन करना और साथ में इसका काम होता है मूत्र का विसर्जन करना। आती है एसेसरी सेक्स ग्लैंड। कुछ एसेसरी जनन ग्रंथियां भी होती है या सेक्स ग्लैंड्स भी होती है जिनका मुख्य काम होता है कि जिस समय निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जनन की क्रिया होती है, तो उस समय ये मदद करती है, सहायता करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है ताकि जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अलग अलग इसके भाग होते हैं, है ना। ये नाम आप इंग्लिश में ही याद करें क्योंकि जब आप इसको डायग्राम में पढ़ते हैं तो डायग्राम में आपको वैसे ही इसको लर्न करना होता है। तो मैंने ये यहाँ पर एक नाम ऐसे हिंदी में लिख दिया है, पर आप ये इसको इंग्लिश में ही याद करेंगे। स्त्री के नाम जो है वो मैंने हिंदी में लिखे हैं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। पहला जो भाग होता है मादा जनन तंत्र में। अब चूंकि स्त्रियों में की अगर हम बात करते हैं तो स्त्रियों में ये सब क्रियाएं, अब हम जनन की अगर बात करते हैं तो जनन अंग तो शुरू से ही होते हैं, पर जनन की प्रक्रिया जो होती है वो एक उम्र के बाद ही शुरू होती है, तब तक ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो अगर फीमेल्स में हम देखें या मादा में अगर हम देखें तो ये प्रक्रिया 12 से 13 वर्ष की उम्र के बाद शुरू होती है। पुरुषों में भी अगर हम देखें तो 14 वर्षों के बाद जो होती है उनमें द्वितीयक लैंगिक वृद्धि होती है, जिसके बाद ही ये प्रक्रियाएं शुरू होती है। कहने का मतलब ये है कि जो नर होता है तो नर में 13 से 14 वर्ष के बाद उनमें कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो कि हार्मोन्स के कारण होते हैं, और इन शारीरिक परिवर्तनों के
कारण ही उनमें शारीरिक परिवर्तन तो हो ही रहे, पर मानसिक बदलाव भी उनमें होते हैं। शरीर में क्या बदलाव होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का बढ़ना, आवाज का परिवर्तित होना, स्त्रियों में भी होता है, स्त्रियों में पीरियड्स का शुरू होना, है ना। तो शरीर में अगर हम देखें तो ये शारीरिक जो बदलाव होते हैं ये होते हैं हार्मोन्स के कारण। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये उत्तरदायी होते हैं हमारे शरीर की द्वितीयक वृद्धि के लिए। द्वितीयक वृद्धि मतलब जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, सभी में होती है, पेड़ पौधों में भी होती है और सभी जीव जंतुओं में सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना। उसके बाद ही उसके नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र जो होते हैं वो पूरी तरह से विकसित होते हैं, हार्मोन्स का स्राव करते हैं ताकि वो जनन की प्रक्रिया में भाग ले सके। उसके पहले ये प्रक्रियाएं नहीं होती है ना। स्त्रियों में पीरियड से शुरू होने लगते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, उनमें जनन की शुरुआत होती है, अंडाणु का निर्माण होने लगता है, पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है। तो इस तरह से बदलाव शारीरिक तौर पर, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके तौर पर उनमें शारीरिक बदलाव आते हैं। तो स्त्रियों में अगर हम देखें तो स्त्रियों में भी उसके नर जनन तंत्र के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे अंडाशय, अंडाशय जहाँ पर कि अंडाणु का निर्माण होता है, अंडवाहिनियां जिसके द्वारा अंडाणु जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं, है ना। गर्भाशय, गर्भधारण जहाँ पर किया जाता है, क्योंकि स्त्री जो होती है, मनुष्य में जो होता है, स्त्री जो होती है वही गर्भधारण करती है, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो भ्रूण का विकास होता है पूर्णतः वो स्त्री शरीर के अंदर होता है या उसके गर्भाशय के अंदर होता है। तो गर्भाशय महत्वपूर्ण भाग होता है। ये भी एक तरह की ग्रंथि ही है जिससे कि हार्मोन्स का स्राव होता है। योनि होती है जहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संभव होती है। ये तीनों जो भाग होते हैं, ये जो योनि और भग जो भाग होते हैं ये शरीर के बाहर की ओर उपस्थित होते हैं, पर ये जो भाग होते हैं वो शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। फिर आते हैं स्तन। स्तन भी जो होते हैं मादा में मुख्य रोल प्ले करते हैं या मुख्य भाग होता है इनका भी, क्योंकि इनके द्वारा दूध दूध का स्त्राव होता है। और जो मनुष्य होता है, तो मनुष्य जो होता है उसमें बच्चे का पोषण जो होता है वो स्त्रियों के अंदर ही होता है। तो इसलिए ये मुख्य अंग होते हैं शरीर में जो कि जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये कि पहला क्वेश्चन यही बनता है कि नर जनन तंत्र के मुख्य भाग लिखिए और मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग लिखिए। तो आपको भागों के नाम याद करने ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका यही है। पहला तो ये कि जनन क्या होता है, दूसरा ये कि नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, फिर मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। इसके बाद आगे का मैं जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, है ना। तो इतनी चीजें तो आपको याद करनी ही है कि कशेरुकियों का जनन तंत्र जो होता है कितने भागों से मिलकर बना होता है, नर जनन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है, मादा जनन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना